दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैंने अपने कल के वीडियो में बताया था कि जो सोनीपत में सरिता नाम की जो महिला थी, उसने अपने पति का मर्डर कर दिया था। उसमें बैंक्वेट हॉल उसमें गार्डन मैरिज गार्डन में आशीर्वाद नाम का कोई था कामी रोड के ऊपर। तो उसमें दोस्तों इतनी सफाई के साथ उसने मर्डर किया कि उसमें किसी तरह का कोई ये उम्मीद ही नहीं थी कि इसमें कोई और भी शामिल होगा या नहीं होगा या इसने किया है या कैसे किया और आराम से उसका मर्डर करके ने चाय बनाई, अपने बच्चों को पिलाई, अपनी सास को पिलाई और ये देखिए हिम्मत की दात देनी पड़ेगी कि चाय के साथ उसने रस भी खाए और आराम से अपने बच्चों को लेके निकली, किसी तरह का डर नहीं, किसी तरह की घबराहट नहीं और किसी तरह की चिंता नहीं कि पता चल गया तो अभी पकड़ लेंगे या ये कर लेंगे या जाने नहीं देंगे, बिल्कुल परफेक्ट मर्डर। तो उसमें दोस्तों मैंने ये कल कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में ये सरिता नाम की औरत और वो जो उसका बॉयफ्रेंड है, ये साफ बच जाएँगे। हालाँकि इसमें पुलिस अपनी तरफ से पूरा कार्य करेगी, कोर्ट में पूरे वो अपने सबूत और वो पेश करने की कोशिश करेगी, लेकिन वो कैसे बच जाएँगे, क्या वो बेस बनाएँगे, वो मैंने कहा था कि मैं सब कुछ बताऊँगा। लेकिन उसके पहले मैंने बताया था कि पहले ये बताऊँगा कि पुलिस क्या-क्या कलेक्ट करेगी, कैसे करेगी, यानी पुलिस की कार्यशैली क्या होगी। तो मैं पहले बताना चाहूँगा पुलिस की कार्यशैली क्यों? क्योंकि पुलिस कैसे काम करती है, कैसे सबूत इकट्ठे करती है, कैसे क्या करती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका पुलिस से वास्ता नहीं पड़ता और वो जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि पुलिस कार्य करती कैसे है उन लोगों के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों कोई भी वारदात होती है या हादसा होता है तो मर्डर वगैरह या इस तरह का कुछ भी होता है तो सबसे पहले लोग कोशिश करते हैं 100 नंबर के ऊपर फ़ोन करने की। या तो 100 नंबर पे फ़ोन करेंगे या मोबाइल से सीधे थाने में फ़ोन करेंगे या फिर कुछ जाके भी उसको मौखिक या लिखित शिकायत दे सकते हैं। तो ये तरीका है, अगर कोई भी आदमी 100 नंबर पे डायल करता है, कंट्रोल रूम में डायल करता है, तो सबसे पहले वहाँ जो मिलता है वो इन्फॉर्म डेली डायरी होती है, डीडीआर बोलते हैं उसको, डेली डायरी उसमें एंट्री करता है रजिस्टर के अंदर और फिर उसके बाद वो तुरंत एसएचओ को या जांच अधिकारी को इन्फॉर्म करता है कि किस एरिया में कहाँ वो कांड हुआ है, मर्डर हुआ है, ये क्या हुआ है और फिर उसके बाद पुलिस टीम है वो मौके के ऊपर भेजी जाती है। सबसे पहला स्टेप होता है दोस्तों ये। अच्छा, दूसरा जब घटनास्थल को पुलिस की भाषा में कहा जाता है मौका-ए वारदात। तो पुलिस जब मौका-ए वारदात पर पहुँचती है तो उसका वहाँ पर क्या वो होता है, तो क्या रोल होता है या क्या कार्यशैली होती है वो बताऊँगा मैं। वो मौका-ए वारदात के ऊपर यानी घटनास्थल पे जाके सबसे पहले पुलिस का काम होता है उस एरिया को सुरक्षित करना। अब मान लीजिए कहीं मर्डर रोड के ऊपर हुआ है तो उस रोड पे आने के और जाने के यानी एंट्री पॉइंट और एग्ज़िट पॉइंट उसको सील करती है सबसे पहले। और अगर घर के अंदर होता है तो घर के अंदर जहाँ भी होता है उस एरिया को वो रोक देती है, बाकी इधर-उधर परिवार के लोग या है उस कमरे है तो कमरे से बाहर निकाल देती है। या फिर अगर थोड़ी बड़ी जगह है तो उस एरिया को कि यहाँ नहीं आना है, इसमें किसी को भी उस एरिया को वो कर देती है, सुरक्षित कर देती है। दूसरा फिर अगर वहाँ पर कोई भीड़-भाड़ उसको दिखाई देती है तो उससे पहले वो भीड़ को हटाती है वहाँ से किसी तरह का। और दूसरा फिर ये है कि किसी भी प्रकार की छेड़-छाड़ नहीं तो पुलिस करती है और नहीं किसी को कोई डेड बॉडी है या और कुछ है उसको छेड़-छाड़ करने से रोकती है। क्या ताकि वो किसी तरह का वो उसमें कोई सबूतों से छेड़-छाड़ ना हो जाए और कुछ ना हो जाए। अगर आदमी ज़िंदा है तो उसको अस्पताल में भेजती है और अगर वो आदमी मृत व्यक्ति है तो उसको बगैर हिलाई-डुलाई यानी पुलिस उसको हाथ नहीं लगाती, उसको जैसा है जहाँ पड़ा हुआ उसको वहीं पड़ा रहने देती है और फिर अपने सीनियर अधिकारी को सूचित करती है या तो एसएचओ को करती है या डीएसपी को करती है। और अगर ज़रूरत होती है तो एसपी को भी इन्फॉर्म किया जाता है, ज़रूरत होती है तो एसपी भी वहाँ पर आता है, और नहीं तो डीएसपी वगैरह वही एसपी को इन्फॉर्म कर देते हैं कि वहाँ पर ये वारदात हुई। और अगर ऐसा लगता है कि मामला थोड़ा नियंत्रण से बाहर हो सकता है या कोई क्रिटिकल मामला है तो एसपी भी उसमें मौका वारदात के ऊपर आ जाता है दोस्तों। तो अब ये पहले तो ये काम करती है पुलिस, उसके बाद फिर पुलिस क्या करती है कि वहाँ जाकर जो मेन काम पुलिस का होता है कि सबसे पहले तो वो उस सबूतों को सुरक्षित करती है, यानी प्रूफ़ क्या-क्या, प्रूफ़ का मतलब ये है कि जैसे एक तो खून लगा हुआ है, कपड़ों के ऊपर खून लगा हुआ है तो उनको सुरक्षित करती है। कोई हथियार हैं या फिंगरप्रिंट हैं या वो मोबाइल है या फिर किसी तरह की आस-पास की और कोई चीज़ ऐसी दिखाई दे रही है कि वो सबूत के तौर पे काम हो सकती है, तो वो उसको
सील कर देती है और फिर उसके बाद वो उसकी फ़ोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग करती है। और फिर उसके बाद दोस्तों बारी आती है पुलिस के बाद एफएसएल टीम की। तो जब इतना करने के बाद, सुरक्षित करने के बाद उसको छेड़ा-छाड़ी ना करके न और वीडियो और फ़ोटो पुलिस का अपने भी होते हैं फ़ोटोग्राफ़र, वो उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और उसके बाद फिर जो पुलिस है वो एफएसएल टीम को बुलाती है। एफएसएल का मतलब होता है फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, उसमें जो टीम होती है वो उसको बुलाती है। फिर वो उनका जो काम होता है वो अपना वो काम करते हैं, जो सबूत देखते हैं, उन किस-किस सबूत की किस-किस उसमें ज़रूरत पड़ सकती है, उसी हिसाब से वो उन सबूतों को वैज्ञानिक तरीके से यानी हाथों में दस्ताने वगैरह पहन के, ताकि फिंगरप्रिंट वगैरह है वो ना हो, मिसमैच ना हो या फिंगरप्रिंट मिटे नहीं उससे, उनको वो पैक करते हैं वैज्ञानिक तरीके से और क्राइम सीन की जाँच करती है, एफएसएल टीम की जाँच करती है अच्छी तरह से। अब फिर उसके बाद फिर आती है पुलिस की बारी कि पुलिस उसके बाद क्या करती है। फिर पुलिस का आता है वो पूछताछ का, वहाँ पर जो पूछताछ है वो। तो वो पहली बात तो ये है कि जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं यानी जिन्होंने उस घटना को देखा है। जैसे ये सरिता वाला मामला था, आशीर्वाद बैंकेट वाला मामला था। इसमें प्रत्यक्षदर्शी वो थी, उसकी माँ थी और उसके बच्चे थे वहाँ पर मौका-ए वारदात पर या घटनास्थल पर या उस कमरे के बाहर जहाँ उस कमरे का मर्डर हुआ, का रामकिशन का मर्डर हुआ, वहाँ पर उसकी माँ थी और उसके बच्चे थे। तो ऑब्वियसली सबसे पहले वो उन्हीं से पूछताछ करेगी, तो प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ करती है वो और उसके बाद फिर आस-पास के जो लोग होते हैं, फिर वो उनसे पूछताछ करती है या फिर और परिवार के जो मेंबर होते हैं, उनसे पूछताछ करती है। और जो या और फिर इसके बाद वो आदमी किसके साथ देखा गया और उसके साथ कौन था, उन आदमियों से पूछताछ करती है। इसको बोलते हैं लास्ट सीन थ्योरी, पुलिस की लैंग्वेज होती है ये। उन आदमियों से पूछताछ करती है और फिर उसके बाद नंबर आता है दोस्तों एफआईआर का। वैसे तो रूल ये है कि एफआईआर दर्ज होती है थाने के अंदर, लेकिन कई बार विशेष परिस्थितियाँ हो जाती है और उन विशेष परिस्थितियों में पुलिस वहीं की वहीं भी एफआईआर दर्ज कर लेती है, ऐसा भी पुलिस कर सकती है। इसमें किसी तरह की रोक-टोक नहीं है, लेकिन एफआईआर दर्ज करनी ज़रूरी है दोस्तों। और फिर उसका 100 का करते हैं पंचनामा। पंचनामे का मतलब ये होता है कि पहले तो जो पंच होते हैं, 2 से 5 तक पंच होते हैं, उनको विटनेस के रूप में उनकी वो लेती है। और फिर वो उसमें शव की पहचान करने के लिए फ़ोटो लेती है और फिर उसका विवरण भरती है कागज़ के अंदर कि ऐसे यहाँ पड़ा हुआ था, इस तरह से पड़ा हुआ था, हमें इन्फॉर्मेशन मिली और उसके ऊपर जो गवाह होते हैं, अक्सर लगभग सरपंच होता है या सरपंच नहीं तो पंच होते हैं या फिर मौजूद आदमी होते हैं, जो वरिष्ठ आदमी होते हैं उस एरिया के, उनकी गवाही लेती है कि इनकी उसमें हमने ये इसकी लिखा है, इसका पंचनामा किया है। और फिर दोस्तों उसके बाद पुलिस का जो अगला स्टेप होता है वो होता है डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना। पोस्टमार्टम के लिए दोस्तों उसको सरकारी हॉस्पिटल में भेजा जाता है, किसी प्राइवेट उसके अंदर नहीं भेजा जाता किसी भी तरह से। तो उसके बाद फिर डॉक्टरों का काम शुरू होता है और जो डॉक्टर देखते हैं वो सबसे पहले देखते हैं कि ये मौत हुई किस लिए है, कैसे हुई है, किस यानी इसका कारण क्या है? हथियार का प्रकार वो देखता है कि किसी हथियार से हुई, नुकीला है या जो हथौड़ा टाइप या इस तरह का कोई, यानी हथियार का जिस भी तरह का हथियार है, लाठी है, डंडा है, चोट की गहराई कितनी है, मौत का कारण क्या है, ये सारा सब कुछ डॉक्टर अपना पोस्टमार्टम है उसको लिखता है, सारी जाँच करता है, फिर उसका पोस्टमार्टम करता है या और जो भी उसके पोस्टमार्टम अंग निकालने होते हैं तो वो अंगों को भी निकालता है। अब जैसे ये मनीषा भिवानी के जो मनीषा का मामला था, तो उसमें जो पोस्टमार्टम किया था तो डॉक्टरों ने वहाँ पर उसके दिल को और उनको निकाला था, क्योंकि ये निकालने पड़ती है, ये कई चीज़ें होती हैं, गुर्दे वगैरह हैं, दिल वगैरह वो पोस्टमार्टम करने के लिए निकालने पड़ते हैं। तो जब मैंने उसके ऊपर कहा ये पोस्टमार्टम में डॉक्टरों ने निकाले हुए थे, लेकिन फिर भी आज भी उसके ऊपर लोगों के को कमेंट आने लग रहे हैं कि अगर उस लड़की ने आत्महत्या की तो उसका दिल कैसे निकला, गुर्दे कैसे निकले, ये पार्ट कैसे निकला हुआ था, जबकि वो पोस्टमार्टम का एक हिस्सा होता है। डॉक्टर उनको निकाल के न उनकी जाँच करके दोबारा से उनको एज़ इट इज़ रख देते हैं और उसके बाद बॉडी को ऊपर से सील देते हैं। कोई ये नहीं है कि वो ऑपरेशन करके ठीक जहाँ पर है जिस जगह पर उसी जगह पर लगाएँगे, ऑपरेशन करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं, निकालते हैं, उनकी जाँच करते हैं और वापस उसमें विसरा रिपोर्ट ये आती है विसरा रिपोर्ट के अंदर और विसरा रिपोर्ट के लिए उन पार्ट को निकाल कर इंस्पेक्शन करके वापस बॉडी के अंदर रख दिया जाता है।
तो ये पोस्टमार्टम में ज़रूरी होता है दोस्तों। और फिर उसके बाद होती है दोस्तों इन्वेस्टिगेशन पुलिस की। पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो सबसे पहले तो संदिग्ध आदमियों से पूछताछ करती है कि भाई किस-किस के ऊपर परिवार को शक है। वो शक बताते हैं तो सबसे पहले उनको या तो थाने में बुलाती है या फिर वहीं जाके उनसे पूछताछ करती है। और फिर दूसरा जो उसका है वो सीडीआर निकालती है पुलिस। सीडीआर का मतलब होता है कॉल डिटेल रिकॉर्ड, यानी उसके मोबाइल में उसके पास लास्ट में किसका फ़ोन आया और या फिर लास्ट में उसने किसको फ़ोन किया, ये उसकी कॉल डिटेल होती है, ये पुलिस निकालती है और ये इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा होता है। इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ वो करती है या फिर अगर कोई सीसीटीवी फुटेज है, तो सीसीटीवी फुटेज को वो पुलिस अपने कब्ज़े में ले लेती है और उस सीसीटीवी फुटेज से देखती है कि इसमें कौन-कौन आदमी दिखाई दे रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है और वो आदमी कहाँ से जा रहा है। यानी सीसीटीवी फुटेज में जो भी उसको देखना होता है सबूत इकट्ठे करने के लिए उस सीसीटीवी फुटेज की वो कवरेज ले लेती है अपने उसमें। उसके बाद फिर उसके मोबाइल को कब्ज़े में लेती है, मोबाइल है या डिजिटल यानी कंप्यूटर में भी सबूत होते हैं। कई बार कंप्यूटर में कोई वीडियो भी वो कर लेता है कंप्यूटर में भी वीडियो को सुरक्षित रख लेता है, उसमें भी कई बार सबूत वगैरह वो होता है, तो वो डिजिटल डाटा जो भी है वो पुलिस अपने पास रख लेती है और फिर अगर उसमें कोई हथियार हुआ है ल इस्तेमाल हुआ है तो उस हथियार की बरामदगी करती है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में देखती है कि उसका मोटिव क्या है, यानी क्यों मारा गया है, किस लिए कोई रंजिश थी, पैसे का लेन-देन था, प्यार-मोहब्बत थी या किसी ने कोई बदला लेना था किसी उसके अंदर। तो इस तरह के जितने भी मोटिव के अंदर ये कारण आते हैं, पुलिस उनको देखती है कि भई इसके क्या पीछे क्या मोटिव हो सकता है और फिर उसके बाद जो भी उसको सबूत मिलते हैं, उन सबूतों के आधार पर उसको अपराधी को गिरफ्तार करती है और उसके बाद क गिरफ्तार करके न और उसको भेजती है और फिर 60 दिन के अंदर या फिर 90 दिन के अंदर उसका पंचनामा तैयार करके यानी पंचनामा नहीं चार्जशीट आरोप पत्र तैयार करके ना अपराधी को कोर्ट में पेश करती है। अब इसमें जो दिन होते हैं 60 दिन या 90 दिन चार्जशीट के लिए तो मैं बताऊँ कि जो ऐसे वारदात हो जिसमें सज़ा 10 साल से कम हो यानी ज़्यादा सीरियस ना हो उनमें तो 60 दिन का होता है। कई बार पैसे के लेन-देन के कारण या उसके कारण भी कई बार अरेस्ट करना पड़ता है। तो ये जो हल्के-फुल्के वो होते हैं उसमें 3 साल के शायद कि उसमें जो असंज्ञेय अपराध उनको बोलते हैं तो उनके अंदर जो है वो 60 दिन की होती है और जो हीनियस क्राइम होते हैं जैसे मर्डर वगैरह के होते हैं और कई वो होते हैं तो उसमें 90 दिन के अंदर चार्जशीट पेश करनी होती है। तो जैसा भी केस होता है उसी हिसाब से वो 60 दिन में या 90 दिन में चार्जशीट पेश करेगी। अगर वो 90 दिन के अंदर पुलिस चार्जशीट पेश नहीं करती तो जो आरोपी है जिसको जेल में डाला गया है उसको ऑटोमेटिकली ज़मानत मिलने का अधिकार होता है जब तक कि विशेष परिस्थितियों में परमिशन 90 दिन से आगे की पुलिस कोर्ट से परमिशन ना ले ले। तो ये दोस्तों क पुलिस की कार्यशैली का वो होता है कि पुलिस कैसे काम करती है, क्या उसका बेस होता है, उसके स्टेप वाइज़ पुलिस स्टेप वाइज़ काम करती है। तो जो लोग पुलिस की कार्यशैली को नहीं जानते उनके लिए मैंने ये बनाया। अब रही बात इस चीज़ की कि ये कैसे बच जाएँगे या पुलिस में क्या बयान देंगे या किस तरह इसको मैनिपुलेट करेंगे या किस तरह केस को मोड़ेंगे। दोस्तों इसके बारे में क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी मैं कल बनाऊँगा इस चीज़ के लिए और फिर जब मामला कोर्ट में जाएगा, तो कोर्ट में उनके क्या बयान होंगे, पुलिस के सामने क्या बयान होंगे और अगर हथियारों की बरामदगी होती है या और कुछ होता है, तो उनके ऊपर वो अपनी क्या प्रतिक्रिया देंगे, ये सारा मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊँगा दोस्तों। तब तक आप देखते रहिए और अगला वीडियो मेरा ज़रूर देखना और हाँ, एक चीज़ और मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके बारे में जो प्रो रेसलिंग लीग के बारे में। तो प्रो रेसलिंग लीग के बारे में दोस्तों अगला वीडियो आएगा मेरा, उसको भी ध्यान से देखना। उसकी भी मैंने पूरी तरह से वो करके ना और आपको प्रमाणिक तथ्य मैं आपको दूँगा कि वास्तव में प्रो रेसलिंग लीग क्या है? ये पहलवानों के लिए है, कुश्ती के लिए है या किसी एक आदमी के लिए है या फिर इसका मकसद क्या है प्रो रेसलिंग लीग को शुरू करने का? तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप वो मेरी वीडियो देखेंगे, वो भी आपको पसंद आएगी और इस मामले में मैं क्यों कह रहा हूँ कि सरिता की मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मामले में वो बरी हो जाएगी। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, वो भी मैं अपनी आपको अगली या उससे अगली वीडियो में बताऊँगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगा कि मेरा ये ठीक वीडियो है, विश्लेषण ठीक है और ये आपके काम की चीज़ है, आपकी जानकारी बढ़ी है इससे, तो मैं चाहूँगा कि आप इस पे कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और आपने एक चलते-चलते एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों ताकि इसी तरह की काम की चीज़ें, जानकारी की चीज़ें मैं आपको तक लाता रहूँ।
आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।